नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई में खुल गया भारत का पहला एप्पल स्टोर। सीईओ टिम कुक ने ग्राहकों का किया स्वागत। 20 को अब दिल्ली में खुलेगा स्टोर। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। फार्मा रियल्टी शेयरों में खरीदारी। पीएसयू बैंक आईटी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। निफ्टी 47 पॉइंट गिरकर 17,660 पर बंद। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। कोई नहीं डरा धमका सकता। अतीक की हत्या के बाद यूपी के अपराधियों को सीएम योगी की कड़ी चेतावनी। कहा, यूपी में है कानून का राज। 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार। महाराष्ट्र में फिर से अजीत पवार ने बढ़ाया सस्पेंस। सियासी गलियारियों में एनसीपी छोड़ने और बीजेपी में जाने की अटकलें। लेकिन अजीत पवार ने खबरों का किया खंडन। आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत। त्याच्यामुळे या बातम्यांना कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही। 2024 चुनाव से पहले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पूरा करने पर जोर। अगले 1 साल में 20 नए एयरपोर्ट या टर्मिनल का होगा उद्घाटन या शिलान्यास। 4000 किलोमीटर के हाईवे की भी मिलेगी सौगात। देश में कोरोना केस में मामूली गिरावट। 24 घंटे में 7,633 नए मरीज। कुल एक्टिव केस 61,233। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी। और मुंबई में आज से एक नया माइलस्टोन जुड़ गया है। आज मुंबई के बीकेसी में देश का पहला एप्पल स्टोर खुला, जो करीब 22,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस स्टोर का उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया। इसमें कस्टमरों के स्वागत के लिए खुद कुक स्टोर के गेट पर मिले। कस्टमरों और एप्पल फैंस में गजब का जोश यहां पर देखने को मिला। वो कुक के साथ सेल्फी ले रहे थे और एप्पल स्टोर के एक्सपीरियंस से काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि इस स्टोर में एप्पल के सारे ब्रांड जैसे फोन, एप्पल वॉच, एयरटैग जैसी एक्सेसरीज भी यहां पर आपको मिलेंगी। इसके साथ 20 अप्रैल को दिल्ली में एप्पल का दूसरा स्टोर अब खुलेगा। एप्पल के इस स्टोर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवानी घरत ने। आप भी देखें। ठीक 11 बजे एप्पल के बीकेसी स्टोर के दरवाजे खुले और सबसे खास बात और सबसे हार्ट वार्मिंग चीज जो यहाँ हुई कि टिम कुक खुद सबसे पहले आने वाले कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। कई लोग इनफैक्ट यहाँ पर रात से क्यू लगाकर खड़े हैं। कईयों ने अपना पहला जो एप्पल का परचेज है वो भी अपने साथ लाया है, तो काफी एक्साइटमेंट है। लॉन्च से पहले इनफैक्ट ढोल स्टोर के बाहर बजे और कई लोग जो अंदर आ रहे थे उनका वेलकम जो एप्पल के एम्प्लॉइज ने है वो बीकेसी ये चिल्लाकर किया। काफी स्पेशल स्टोर है। कल ही हमें इनफैक्ट मुझे इस स्टोर का प्रीव्यू मिला। तकरीबन 22,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा स्टोर है। लोअर फ्लोर जहां पर मैं खड़ी हूँ, ऊपर का भी एक हिस्सा है जहां पर एप्पल के प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज डिस्प्ले पर है और काफी स्पेशियस है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो दूसरे एप्पल के ऑथराइज्ड रिटेलर्स के पास नहीं मिलते, वो भी रेंज इस स्टोर में मौजूद है। चाहे वो नया एप्पल आईफोन येलो कलर का हो या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा के अलग अलग रंगों के स्ट्रैप्स, सभी कुछ यहाँ पर डिस्प्ले पर है। एयर टैग वगैरह जैसी एक्सेसरीज भी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो कई लोग हैं कि सर्टेन एजेंडा के साथ कि हमें ये चीज खरीदनी है, इस पर्पस के साथ स्टोर में एंटर कर रहे हैं, उसी डेस्क की तरफ जा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। काफी एक्साइटमेंट है और क्यों ना हो, एप्पल का रिटेल का पहला स्टोर हमारे देश में मुंबई में आज के दिन खुला है और कई एप्पल फैंस यहाँ पर सुबह से लाइंड अप है और वो आकर यहाँ पे डिवाइसेस परचेज कर रहे हैं। तो वहीं मुंबई के बीकेसी में खुले भारत के पहले एप्पल स्टोर को देखकर लोग काफी खुश हैं। लोगों ने कहा कि ये पहली बार है जब एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एप्पल स्टोर की बिल्डिंग लोगों को काफी आकर्षक भी लगी। एप्पल का पहला
रिटेल स्टोर मुंबई के बीकेसी में खुल गया है। 11 बजे आज खुला। टिम कुक ने खुद स्टोर के डोर्स ओपन किए, साथ ही कस्टमर्स, सबसे पहले कस्टमर्स को वेलकम भी किया। हमारे पीछे इनफैक्ट कई सारे लोग यहाँ पर प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एप्पल के स्टोर में एंटर करने वाले पहले कुछ कस्टमर्स हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। हाय, आर यू एन एप्पल फैन? यस, आई एम एप्पल फैन और यहाँ मैं आकर के बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ बिकॉज मेरा बहुत टाइम से मन था कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक बार जाकर के मेरे को देखना जरूर है कि हाँ, एप्पल आईफोन में यूज करती हूँ बट एप्पल इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यू एप्पल कस्टमर्स इस स्टोर में, तो क्या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? क्या फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप? ये एक नया एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब ऐसे किधर भी एप्पल स्टोर में जाते थे तो खाली फ्यू प्रोडक्ट मिलते थे, मतलब एक या दो। इधर हर प्रोडक्ट का हर कलर, हर चीज एक्सपीरियंस करने मिलता है। जैसे कि होम मिनी है, होम मिनी कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। एप्पल मैक्सेफ है, वो कभी ये। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू फ्रॉम योर म्यूजिक एक्सपीरियंस, पर आप कितने साल से एप्पल फैन है और कैसे लग रहा है यहाँ पे पहला एप्पल स्टोर मुंबई के बीकेसी में खुला है? तो व्हाट इज योर लाइक एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस? I am having a wonderful time. I am using iPhone since iPhone 4. iPhone 4? So I've been a very good customer of Apple and it is good to see that कि यहाँ पे मुंबई में पहली बार एप्पल स्टोर खुला है। इनफैक्ट इंडिया में सबसे पहली बार एप्पल स्टोर है एंड इट इज सुपर एक्साइटेड टू सी एंड बी अ पार्ट ऑफ एप्पल फैमिली। ढोल बज रहे थे, ऊपर से टिम कुक ने खुद यहाँ पर कस्टमर्स को वेलकम किया, पहले कस्टमर्स को वेलकम किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस और ये जो पूरी एनर्जी यहाँ पर है वो हाई ऑक्टेन एनर्जी आपको मिल रही है। और जैसे ही हम लोग ने इस स्टोर को एंटर किया तो एम्प्लॉइज बीकेसी की गूंज अभी तक मेरे कानों में है। सो इट हैज बीन अ वंडरफुल फर्स्ट डे यानी लॉन्च फॉर द एप्पल स्टोर इन द कंट्री। ये तो आपने देखा मुंबई का हाल। अब आपको दिखाते हैं देश में एप्पल का जो दूसरा स्टोर है वो दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में खुलने जा रहा है। यहाँ पर 20 अप्रैल को इसकी ओपनिंग होगी। ओपनिंग से पहले ही ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है। बता रहे हैं यहाँ पर क्या है हाल, हमारे संवाददाता दीपाली नंदा। मुंबई के बाद एप्पल देश में दूसरा स्टोर राजधानी दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक में खोलेगा और उसी जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर एप्पल के ग्रैंड ओपनिंग के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे कि यहां पर जो वॉल बनाई गई है उसमें आपको मुगल एरा की झलक दिखेगी कि जिस तरह की गेट्स, जिस तरह की वॉल मुगल एरा के दौरान था जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं, वो पूरा वॉल यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर टीजर आप देखेंगे जिसमें सामने लिखा हुआ है एप्पल साकेत ग्रैंड ओपनिंग 20 अप्रैल 2023। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग सिलेक्ट सिटी वॉक में आ रहे हैं वो बाकायदा इस बैकग्राउंड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ। सर, आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है एज अ एप्पल यूजर? I think once you're an Apple user, you are Apple user forever. It's the kind of features Apple phone has. I think for me the biggest reason is it gives you the kind of security that no other phone can. So I'm not really confident of using an Android phone anymore. And the ease of using an Apple. थोड़ा महंगा पड़ता था, लगता था कि अब थोड़ा सस्ता होगा। करेक्ट, आई थिंक सो बिकॉज एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ मॉडल्स तो इंडिया में सस्ते मिलने लग गए हैं। आई थिंक गोइंग अहेड इट शुड बेनिफिट अ लॉट एंड ट्रस्ट बेटर होता है, लाइक इफ यू बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द एप्पल। या करेक्ट। बिल्कुल, एक विश्वास और ज्यादा बढ़ता है जब आप कंपनी के आउटलेट से ही सीधा चीज खरीदते हैं। और एप्पल की बात करें तो ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है और पूरी दुनिया में 500 स्टोर्स हैं और अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। मुंबई के बाद राजधानी दिल्ली में स्टोर खुलेगा 20 तारीख को और एक्सपेंशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफी बड़े प्लान एप्पल की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग की बात करें तो उसको लेकर कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे प्लान्स हैं जो आने वाले वक्त में हमें एप्पल की तरफ से होते हुए दिखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। और एप्पल के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 184 अंक गिरकर आज 59,727 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 47 अंक गिरकर आज 17,660 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही फार्मा रियलिटी शेयरों में। पीएसयू बैंक आईटी मेटल इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए। सुमित से समझते हैं बाजार का पूरा एक्शन। सुमित, बताएं सबसे पहले आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के?
देखिए, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। मार्केट्स में थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन आज आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन था। बैंक निफ्टी आज बढ़िया तेज़ी के साथ ही कामकाज कर रहा था, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग बास्केट जहां पर तेज़ी थी। फार्मा आज एक अच्छी तेज़ी का जो मोमेंटम उसने गैदर किया है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था कल की तेज़ बिकवाली के बाद। आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव, रादर मिड कैप आईटी में अच्छी तेज़ी थी, डीआई के आसपास वो क्लोज भी हुए। लेकिन आज कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी, मिड कैप तेज़ी में था 3/4% की बढ़त, स्मॉल कैप में खरीदारी थी 0.5% के आसपास। लेकिन प्रेशर जो आज देखने को मिल रहा था उसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स थे मेटल की तरफ से जहां पे थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज आज इंडेक्स में ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं था। जो 2-3 बढ़िया मूव आ रहे हैं वो फार्मा के अंदर कंटिन्यू है। आईटी में आज पुल बैक था, मेटल में मामूली बढ़त देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जी, इन सबके बीच आज सेक्टर्स का कैसा हाल रहा सुमित? देखिए, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए या फिर मार्केट में इंडेक्स के गेनर्स लूजर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आज निफ्टी के टॉप गेनर में भी आपको फार्मा और आईटी दिखाई पड़ेगा। डीवी स्लैब करीब 3.5% ऊपर, एचसीएल टेक 2% ऊपर, सिप्ला 2% ऊपर और इंडसइंड बैंक करीब 2% तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड प्रेशर में अल्ट्राटेक सीमेंट 2% नीचे, अदानी एंटरप्राइज 1.5% नीचे और अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.25% का फॉल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में लीड कर रहा था यस बैंक 9% ऊपर, लुपिन 6%, सुंदरम फास्टनर 4% और बीएचईएल करीब 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में टाटा केमिकल 6% नीचे रहा, न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, क्रिस्टल नंबर्स के बाद 4% टूटा, एआई इंजीनियरिंग 3% नीचे, स्कैफलर इंडिया नंबर्स के बाद करीब 3% के आसपास का डिप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुछ नंबर्स का इंपैक्ट आज स्टॉक्स में, लेकिन अभी भी जो दिग्गज कंपनियों के नंबर्स है वो अवेटेड है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर ये रहा मार्केट अपडेट। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं और अफवाहों का दौर काफी गर्म है। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने आज साफ कर दिया है कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि वो पार्टी छोड़कर कहीं जा रहे हैं, तो वो बता दें कि वो कहीं नहीं जा रहे। इससे पहले चर्चा थी कि अजीत पवार एनसीपी में 53 में से 34 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। उनके ट्विटर हैंडल से एनसीपी का चुनाव चिन्ह हटने के बाद से चर्चा को और बल मिला। इससे पहले अदानी मामले पर शरद पवार ने मोदी सरकार का बचाव किया था और पवार की बेटी और एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक धमाके होने वाले हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई फैसला दे सकती है। ऐसे हालात में महाराष्ट्र सरकार बचाने के लिए बीजेपी को विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। अजीत पवार ने इस पर भी साफ किया कि 16 विधायक घटने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार पर कोई संकट नहीं आएगा। आज अजीत पवार ने एक बार फिर से ऐसी सभी अफवाहों को गलत बताया है। आपण जे काही सातत्याने माझ्याबद्दलच्या बातम्या पसरवताय किंवा दाखवताय, मी आपल्याला सांगेन की त्याच्यामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्यात, असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही। आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत। त्याच्यामुळे ह्या बातम्यांना कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही। कर्नाटक चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। तो है कर्नाटक का चुनावी माहौल और क्या वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार आ पाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की मौत के बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कार्यक्रम में कानून व्यवस्था पर 2 टूक अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले देश में कानून व्यवस्था लचर थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। 2017 से पहले भले ही राज्य में इस तरीके की चीजें होती थी, राज्य में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूपी में कानून का राज है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद आज पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। इस बीच यूपी में राज्य सरकार ने माफियाओं पर शिकंजा कसने की भी पूरी तैयारी कर ली है। बताया यह जा रहा है कि यूपी पुलिस ने अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है जिसमें कुल 61 माफियाओं के नाम शामिल हैं। इन पर हत्या, अपहरण, अवैध शराब कारोबार और अवैध संपत्ति जुटाने या कब्जाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे।
आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात चुनावी मोड में मोदी सरकार की। चुनाव से पहले मोदी सरकार आम लोगों के लिए बड़े तोहफे की तैयारी कर रही है। कल हमने आपको बताया था कि अगले एक साल में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 100 से ज्यादा उद्घाटन और शिलान्यास किए जा सकते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खास होने वाला है। डिटेल के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, बताइए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एविएशन में किन एयरपोर्ट का उद्घाटन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऐसे एयरपोर्ट्स या टर्मिनल बिल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जहां काम काफी एडवांस स्टेज पर है और जिन्हें अगले कुछ महीनों में जिनका इनॉग्रेशन किया जा सकता है। और एआई ने करीब 20 ऐसे एयरपोर्ट्स को चिन्हित किया है। इसमें से कुछ प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी हैं और इनमें से करीब 8 से 10 ऐसे एयरपोर्ट्स होंगे जिनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाने वाला है। प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको सरकार हर हाल में 2024 से पहले जिसका इनॉग्रेशन करना चाहती है। और इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप पहली उड़ान 2024 से पहले देख सकते हैं। इसके अलावा हीरासर एयरपोर्ट जो है वो राजकोट में, उसका इनॉग्रेशन भी बहुत जल्दी किया जा सकता है। उस पर भी काम काफी एडवांस लेवल पे चल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पे टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो तैयार है या रनवे एक्सटेंशन हो रहा है। दिल्ली के टर्मिनल 1 का विस्तार जो है वो काम काफी आगे चल रहा है और उसे भी आप 2024 से पहले पूरा होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा कानपुर, सूरत, पोर्ट ब्लेयर, जबलपुर, पुणे, लेह जैसे जो एयरपोर्ट्स है वहां पर टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बन रही है। इनमें से कई सारे शहर बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर सकते हैं अगले कुछ महीनों में। इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ये इसके लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो हर सप्ताह एक डैशबोर्ड मीटिंग कर रहे हैं और हर प्रोजेक्ट को काफी माइन्यूटली इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। और सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में 2024 से पहले कई सारे जो इस तरह के एयरपोर्ट्स वो उसका काम जो है वो पूरा किया जा सके। रोहन, हाईवे भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सीधे लोगों को इसका फायदा होगा। क्या वहां पर कुछ ऐसे ही उद्घाटन देखने को मिल सकता है क्या आने वाले दिनों में? जी, हाईवेज में भी काफी तेजी से काम हो रहा है और नितिन गडकरी के नेतृत्व में आप अगले कुछ महीनों में कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन देखेंगे। कुल मिला के जो लंबाई है वो 4000 किलोमीटर की है, जिनमें काम काफी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। और इनमें अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो हाईवेज का जाल है वो टारगेट सरकार का ये है कि आपको एक हाईवे से दूसरे हाईवे और इससे कनेक्टिंग अगर हम कहें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप सिर्फ हाईवेज के इस जाल के जरिए आ सकते हैं और इसको 2024 से पहले लॉन्च कर लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो है कैलाश मानसरोवर प्रोजेक्ट, जिसको कि काफी तेजी से जिसका काम पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, यानी कि दिल्ली से देहरादून आप सिर्फ 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, उसके काम को भी 2024 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से जिस पे काम किया जा रहा है। मुंबई गोवा
इसके अलावा दिल्ली अमृतसर कटरा, इसके अलावा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, ये सारे उस लिस्ट में शामिल हैं जिनको कि काफी तेजी से काम किया जा रहा है और जो कि 2024 से पहले आपको इनॉग्रेट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जिसका सबको इंतजार है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ पे कुछ ग्लिचेस जरूर हैं लेकिन सरकार चाहती है कि 2024 से पहले इसका भी उद्घाटन कर लिया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे, यानी कि मेरठ से प्रयागराज तक को कनेक्ट करता हुआ, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी को कनेक्ट करता हुआ। पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखेंगे कि 2024 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको एक के बाद एक इनॉग्रेट होते हुए अगले कुछ महीनों में नजर आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।